नमस्कार दोस्त। नमस्कार दोस्त। नमस्कार नमस्कार दोस्त। नमस्कार दोस्त। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। मैं क्या बोलूं मैं। 23 मार्च 2023 यानी आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उन्हें उनकी एमपी की सीट से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये सब होता है एक डिफेमेशन केस में, जिसमें उन्होंने 2019 में एक रैली में कुछ ये बोल दिया था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। कुछ लोगों को ये स्पीच मोदी सरनेम का और ओबीसी समाज का अपमान लगता है और बीजेपी के एक मोदी सरनेम वाले नेता राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल कर देते हैं। इसी कंसिक्वेंस के चलते ये 2 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन कुछ लोग इस चीज को डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशन का यूज करके ओपोजिशन को वीक किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग इसे एक रेगुलर कोर्ट वर्डिक्ट बता रहे हैं। कुछ लोग इसे फ्री स्पीच कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे डिफेमेशन कह रहे हैं। तो कहाँ हम बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं डिफेमेशन और फ्री स्पीच के बीच, ये चीज डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे क्या हम वाकई एक स्लो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैली में राहुल ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi as MP. कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। Court in Western India has sentenced the opposition leader Rahul Gandhi to 2 years in prison. Furious Congress workers have hit the streets and protests are ranging from New Delhi to Wayanad. Rahul Gandhi broke his silence after disqualification. तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, किस तरीके से डील किया जाना चाहिए डिफेमेशन केसेस के साथ। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। ये कहता है कि हर किसी को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का पूरा हक है, लेकिन इसी के सेकंड क्लोज में कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे अगर किसी स्पीच से देश की इंटीग्रिटी को खतरा होता है, फॉरेन देश के साथ हमारे रिलेशन खराब होते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी की डिग्निटी को कोई नुकसान होता है, तो इस केस में इसको फ्री स्पीच कंसीडर नहीं किया जाए। इस केस में से डिफेमेशन कंसीडर किया जाए। डिफेमेशन केस के साथ डील करती है आईपीसी की धारा 499 और 500, जो ये क्लियर करते हैं कि ऐसा स्पीच जो किसी की रेपुटेशन को खराब करे वो डिफेमेशन काउंट हो। ऐसे में स्पीच देने वाले को जेल भी हो सकती है या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। जो ये रेपुटेशन है, ये काफी अनमेटेरियलिस्टिक चीज है। इसे क्वांटिफाई कर पाना काफी मुश्किल है कि किस लेवल तक किसी की सेंटिमेंट हर्ट हुए, किस लेवल तक किसी का डिफेमेशन हुआ। तो कैसे हम एक बाउंड्री सेट कर पाए कि ये वर्ड यूज किए हैं तो फ्री स्पीच है, ये वर्ड यूज किए हैं तो हम किसी की बेइज्जती हुई। तो इस चीज के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर है कि किसी हेल्दी माइंडेड पर्सन से चेक करवाया जाए कि कोई चीज डिफेमेशन है या नहीं। तो इसके लिए नॉर्मली हमारे जजेस ये चेक करते हैं कि कोई चीज फ्री स्पीच है या फिर डिफेमेशन। नहीं तो हर केस में किसी की नॉर्मल स्पीच भी दूसरे बंदे के सेंटिमेंट हर्ट कर सकती है और उसे एक डिफेमेशन लग सकती है। ऐसे तो आधा देश जेल के अंदर ही बंद हो। लीगल मामलों से बाहर आए और अपने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जाके, तो ये चीज काफी नॉर्मल है कि पॉलिटिशियन एक दूसरे को करप्ट बोल देते हैं, चोर बोल देते हैं। और ऐसे केसेस में किसी को डिफेम करना, डिफेमेशन केस लगाना मेरी राय में एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो बंदा ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, जिसकी सरकार होती है, वो इन मामलों से बच जाता है और ओपोजिशन वाले लोगों को इससे सफर करना पड़ता है। इस चीज को मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है अनुराग ठाकुर, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर। दिल्ली इलेक्शन के टाइम इन्होंने कुछ ये स्पीच दिया था। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। ये स्पीच इन्होंने दिया था सीए एनआरसी के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। इसमें इन्होंने न केवल ओपन वायलेंस की डिमांड करी पब्लिक से, बल्कि इन्होंने इनके लिए काफी आपत्तिजनक शब्दों का भी यूज कर। लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंग, कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसा सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती। जैसे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इसका इमरजेंसी। किस तरीके से इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने अपने राइवल्स को खत्म किया था। और इसका रिसेंट एग्जांपल 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, किस तरीके से कार्टूनिस्ट तक को जेल में डाला गया था ये कार्टून बनाने के लिए। ऐसे ही टीएमसी में भी कार्टून बनाने के लिए कार्टूनिस्ट को जेल में डाला गया और कितने रिपोर्टर्स को जेल में डाला गया। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इसमें पंजाब इलेक्शन टाइम कुमार विश्वास ने
अरविंद केजरीवाल को सेपरेटिस्ट बोल दिया था, खालिस्तानी सपोर्टर बोल दिया था, तो पंजाब इलेक्शन जीतने के बाद पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर चली गई। तो कुछ ऐसा नहीं केवल बीजेपी ऐसा कर रही है, हर पार्टी जो पावर में आती है वो इस चीज को गलत तरीके से यूज करती है। तो ऐसे अगर मैं हर पॉलिटिकल पार्टी का बताने लगूंगा तो नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज बन जाएगी। तो इस पॉइंट में हम बस ये ट्रेंड देख सकते हैं कि किस तरीके से किस बंदे के पास पावर आ जाती है तो अपने क्रिटिसिज्म के प्रति वो कितना इंटॉलरेंट हो जाता है और वो अपने राइवल्स को दबाने की कोशिश करता है अपने इंस्टीट्यूशंस का यूज कर, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी आइडियोलॉजी का। इसलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस की करंट सिचुएशन की। अभी कांग्रेस के पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो विक्टिम कार्ड खेले और लोगों को ये फील करवाए कि देश में कितनी डिक्टेटरशिप चल रही है। दूसरा कि वो हायर कोर्ट्स में अपील करे। हालांकि फिलहाल कांग्रेस पीएम मोदी का पार्लियामेंट का एक पुराना भाषण वायरल कर रही, जिसमें पार्लियामेंट में पीएम मोदी कांग्रेस की एक एमपी को इनडायरेक्टली शूर्पणखा बोल रहे। एक क्लिप देखी। What happened to you? If you have some problem, go to the doctor, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। मेरी राय में ये कोई डिफेमेशन नहीं है, ये भी एक हेल्दी मजाक है, लेकिन कांग्रेस इसको अपने डिफेंस में यूज करेगी इस वाले केस में। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अपने मेन सवाल की तरफ। क्या हम वाकई डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे? ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ये मानते हैं कि बीजेपी का 2 स्टेप फॉर्मूला है किसी भी स्टेट में अपनी सरकार बनाने का, अगर लोग उन्हें नहीं चुनते तो। सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के एमएलएस को तोड़ने की कोशिश करे, उनकी एग्जिस्टिंग अलायंस को तोड़ने की कोशिश करते। ऐसा हमने देखा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। हालांकि ये बीजेपी के ऊपर भी अप्लाई हुआ है बिहार वाले केस में, लेकिन अगर ये इस तरीके से भी उनको नहीं अपनी सरकार बना पाती तो ये स्टेप 2 का यूज करती है, जिसमें ये सीबीआई ईडी रेड्स करवाती है एमएलएस के खिलाफ और उन्हें डिफेम करते हैं, उनको प्रेशराइज करते कि वो अपनी पार्टी छोड़ दे और उनकी पार्टी में आ जाए। या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन पार्टीज की जांच नहीं होनी चाहिए, वो कुछ भी करते रहे, लेकिन ये डाटा देखिए, इसमें ये दिखाया गया है कि 95% पॉलिटिकल केसेस सीबीआई ईडी में ये ऑपोजिशन के खिलाफ है। तो इस डाटा के कारण इनकी वर्किंग पर काफी बड़े सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, मैं इस पूरी पॉलिटिक्स को विजुअलाइज करता हूँ एक बॉक्सिंग के मैच की तरह, जिसमें जो जनता है वो ऑडियंस है और 2 अलग अलग प्लेयर, 2 पॉलिटिकल पार्टी, और जो रेफरी है वो है हमारी एजेंसीज। तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर दूसरे प्लेयर को पंच मार देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो दूसरा प्लेयर है वो ऑडियंस को दिखाने लगता है, देखो मेरे को कितना तेज मारा है। तो इसकी बजाय उसे फाइट बैक करना चाहिए, और मान लिया अगर दूसरा बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने रेफरी को भी अपनी साइड कर लिया है, तो भी आपको अपनी तरफ से ऑनेस्टली खेलना चाहिए और ऑडियंस को फील कराना चाहिए कि आप अच्छा खेल रहे हैं। तो रेफरी बेशक आपके खिलाफ 1-2 फैसले गलत ले ले, लेकिन बाद में उसको भी अनबायस्ड होना पड़ेगा जनता के प्रेशर का। तो मैं मानता हूं कि बेशक मीडिया को कंट्रोल करना, सरकार को गिराना, सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज करना मोरली गलत है, लेकिन इसके पीछे ओपोजिशन भी रिस्पॉन्सिबल है कि उसने दूसरी पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग होने कैसे दिया और खुद इतना वीक क्यों रखा। ऑब्वियसली उसका तो एक काम ही है कि वो अपनी सरकार बनाए। तो मैं ये मानता हूँ कि इसको डिक्टेटरशिप कहना तो एग्जैजरेशन होगी, लेकिन हम उस रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी की साइड नहीं जा रहे हैं जिस तरीके से हम अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का यूज कर रहे हैं और ओपोजिशन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की इस हालत के पीछे बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरी राय में इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कांग्रेस खुद। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से इस पूरी इंसिडेंट्स का एनालिसिस। होपफुली मैं अपने लेवल पे अनबायस्ड होकर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। अगर आप मेरे किसी पॉइंट से एग्री करते हैं, फिर मेरा कोई ऐसा पॉइंट आपको लॉजिकल लगा है, तो आप दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे किसी पॉइंट से मतभेद है आपका, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर रहे हो, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।